क्योंकि एक तो इस नालायक मोदी ने और बाकी जो नालायक सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं उन्होंने जा के हिंदू को बता दिया है कि जो आपको 70 साल से पिलाया जा रहा है वो केवल एक नशा है, उस नशे से बाहर आइए। करते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, तो उस लैपटॉप में भी कहीं ना कहीं बॉम्ब को उड़ाने की कोई ऐसी सॉफ्टवेयर बनाने की योजना चल रही होती है। फिर रोटी बनाते हुए लोग पकड़े गए थे जो उसमें थूक ली नान जिसको हम बोलते हैं आजकल, वो जो लोग खाते हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं जो आज भी उसको खाते हैं। यू कैन टेक अ शांति दूत आउट ऑफ जिहाद बट यू कैन नॉट टेक अ जिहाद आउट ऑफ शांति दूत। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आज किस विषय पे बात करना है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। उससे पहले मैं आज इस वीडियो में जो मेरे साथ हैं और जिनके मैं आज बात करने आई हूं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं पर्सनली उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूं, तो ये बहुत बड़ी एक मैं कहूँ एक उपलब्धि है मेरे लिए कि आज मैं इनके सामने हूँ और इनका इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिला है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं सर आपको पर्सनली बता नहीं सकती कि मेरे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि मैं आज आपसे मिल रही हूँ पर्सनली। लेकिन आज जो एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक आया है, एक ऐसा विषय आया है जिसे सुनकर सर रोंगटे खड़ी हो जाती है। एक तरफ जहाँ डासना देवी मंदिर में एक ये भी खबर आई कि एक 15 साल 16 साल के लड़के मनचले ने जाकर शिव शंकर हमारे आराध्य देवी देवताओं के ऊपर जाके मूत्र विसर्जित कर दिया। और इस बात को लेकर जब श्रृंगी यादव ने सवाल उठाए, उनके ऊपर थप्पड़ भी मारे, तो इस बात को गलत करार दिया गया। जगह जगह पे अफवाह फैली गई कि संत नरसिंहानंद स्वामी गलत है, डासना देवी मंदिर में इस तरीके के पोस्टर और बोर्ड लगाने गलत हैं। और इतना नहीं, ये पूरी बात को अफवाह बताई गई और हमारे मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की गई। आज एक 12 साल की बच्ची को मोहम्मद इलियास ने मस्जिद में धर दबोचा। आज इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये क्या है? जी नमस्कार, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भी। और बिल्कुल सही बात है और यही हमारी सहिष्णुता का भी उदाहरण है। और बिल्कुल उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी ठीक हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस प्रकार 1000 साल से वो हमें प्रताड़ित करते आए हैं और उसके बाद भी हम गंगा जमुनी चुस्की खाते रहते हैं, तो वही चुस्की हम आज भी खाते रहें और हम ना रोएं, हम ना परेशान हो, ना हम उत्तेजित हो इन सब चीज़ों को देखते हुए। वो यही चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप मरते भी रहें, कटते भी रहें, अपमानित भी होते रहें और आप उस पर कोई प्रतिक्रिया भी ना करें, कोई आक्रोश भी जाहिर ना करें। अब परेशानी ये है कि आपने आक्रोश जाहिर करना शुरू कर दिया है और इसके कारण उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडाई वो प्रयोग कर रहे थे 1000 सालों से, अभी ऐसी कोई नई बात नहीं है, उनका एक सेट फार्मूला है, उस फार्मूला को वो अभी तक प्रयोग कर रहे थे। तो अभी उनके सामने ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है, इसलिए वो लोग परेशान हैं। सर ये लोग जो पहले खड़े हो जाते थे बोर्ड लेकर, हिंदुस्तान में शर्मिंदा हूँ, हिंदुस्तानी होने पे शर्मिंदगी थी, हिंदू होने पे शर्मिंदगी थी, आज वो सारे लोग कहाँ चले गए? मैं उन लोगों से ज़्यादा गलती अपनी मानता हूं, क्योंकि वो लोग तो प्रोफेशनल्स हैं। देखिए, उनको आप पैसा देंगे तो वो बोर्ड लेके खड़े हो जाएंगे, उनको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। फरहान अख्तर का आपने सीए में देखा होगा इंटरव्यू कि इतने सारे लोग आए हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, कुछ सही कह रहे होंगे। तो उसी प्रकार से इन लोगों को तो नहीं पता, लेकिन हम लोग और हमारे जो नेतृत्व के लोग हैं उनको ये सब सोचना चाहिए कि ये सोचना चाहिए था, अब सोचने लगे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन सोचना चाहिए था कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। हमारे जो आदर्श हैं देश के, तथाकथित आदर्श जो समाज के बनाए गए हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे हीरोज़, हम एक्टर्स को कहते हैं क्योंकि हमारे समाज ने हीरोज़ दिए ही नहीं लोगों को। हमें उनको हीरो इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि और कोई हीरो नहीं है। तो हीरो हम लोगों को देंगे तो वो चीज़ ये समझेंगे। और आज उनके लिए भी परेशानी का सबब है कि वो अब स्वरा भास्कर को ट्वीट करना पड़ता है भारी मन से। मैंने देखा था वो रो रही थी बहुत ट्वीट करने के बाद मजबूरी में, लेकिन उनको करना पड़ता है। साथ ही आपको ये भी समझ आता है कि उस दर्द और इस दर्द में क्या अंतर है। तो उनको इस चीज़ पर कैसे समझे सर इस दर्द को हम? देखिए, इस दर्द को समझने के लिए आपको उनके मन में उतरना पड़ेगा। और आप जब देखेंगे, और इसको मैं जोड़ूंगा आसाम की घटना से भी। कल आसाम की घटना हुई तो सारे हमारे जो बिग बॉसी और टिकटॉकी जनरेशन वाले थे वो रोना शुरू हो गए कि भाजपा के शासन में डॉक्टर्स सुरक्षित नहीं हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके नाम लिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की थी, तो उनका रोना भी बंद हो गया, उनकी शिकायतें भी बंद हो गई।
IMA जिसने खुद एक गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उनका भी रोना बंद हो गया जैसे ही पता चला कि शांति दूतों ने ये शांति का कार्य किया है। तो इसलिए ये इस दर्द और उस दर्द में वो फर्क आपको नजर आता है। जी बिल्कुल सर, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में लगभग 93% इस कोविड का हमने देखा कि जो इफेक्ट है कम हो गया है, वहीं पे महासचिव ने इसको एक योगी मॉडल बताया है, तारीफ की है। वहीं पे दूसरी तरफ एक ऐसी अफवाह भी चल रही है जो बहुत आश्चर्यचकित करती है कि योगी आदित्यनाथ को उनको अपने पद से हट जाना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये क्या अफवाह है, कोई सच्चाई है, इसकी वास्तविकता क्या है सर? आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई है, इसमें कोई अफवाह नहीं है जी। और योगी जी को अपने पद से हट ही जाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हट जाएं और दिल्ली आएं, तो तब इनको पता लगेगा कि क्या है। और जिस प्रकार पहले हम लाशों पर राजनीति कहा करते थे, इस शब्द का प्रयोग करते थे, गिद्ध पत्रकारिता का शब्द का प्रयोग करते थे, आज हमारे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये तो लाशों से भी ऊपर राजनीति कर रहे हैं। 2017 की फोटोग्राफ्स दिखाकर कह रहे हैं कि देखिए गंगा में लाशें बह रही हैं। गंगा में लाशें बह रही हैं लेकिन वो हमेशा से बहती आई हैं। लेकिन उन लाशों पर अगर आप किसी एक मुख्यमंत्री पर या किसी एक विचारधारा पर, और मैं तो कहूँगा कि वो मुख्यमंत्री या विचारधारा पर भी आक्षेप नहीं है, वो उस रंग पर आक्षेप है जो रंग वो पहनते हैं, वही रंग जो मैंने पहना हुआ है। तो वो उस रंग से उनको परेशानी है। उनको परेशानी योगी जी से नहीं है, योगी मॉडल से नहीं है, उनका उत्तर प्रदेश से परेशानी नहीं है। आप देखिए, अगर याद कीजिए 2012-13 का समय और उससे पहले का समय कुछ भी गुजरात में होता था तो गुजरात मॉडल कहकर उसको उसकी ना केवल उसकी निंदा की जाती थी बल्कि उस पूरे राज्य को बदनाम करने का प्रयास किया जाता था। वही प्रयास आज उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है। इतना कि आप एक राज्य और 23 करोड़ लोगों का वो प्रतिनिधित्व करता है वो व्यक्ति, और राज्य उन 23 करोड़ लोगों का एक पहचान है, उसको आप धूमिल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो व्यक्ति उस राज्य को चला रहा है उसके कपड़ों का रंग आपको पसंद नहीं है। तो अगर आप देखें, कंपैरेटिव स्टडी में देखें, अगर पर मिलियन डेथ्स की बात हो तो उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर कर रहा है पूरे देश में। वैक्सीनेशन की रेशो की बात हो, उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर कर रहा है देश में। और आप याद कीजिए, आज से 3 साल पहले जाइए जब जैपनीज़ इन्फेक्टिलाइसिस की बात होती थी, जहाँ पर ये बुखार होता था, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में होता था, यही ऑक्सीजन की कमी होती थी, यही सिलेंडर नहीं होते थे, बच्चों के ऊपर उसका बहुत ही अनफॉर्चुनेट प्रभाव पड़ता था। और वो अखिलेश यादव की सरकार से हम देखते आ रहे थे कि चला आ रहा था। योगी आदित्यनाथ ने उसको बहुत सुचारू ढंग से उसकी व्यवस्था को किया, वैक्सीनेशन वहाँ पर किया और उस लाइलाज बीमारी को लगभग अब लुप्त कर दिया। लेकिन उसकी बात हम नहीं करते हैं। और उसी प्रकार से जो कोविड मैनेजमेंट यूपी गवर्नमेंट कर रही है और जितने अच्छे रिजल्ट्स उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उसकी बात हम नहीं करते हैं, उन बहती हुई लाशों की बात कर रहे हैं जो सदा से बहती है। उनकी भी तो बात करनी पड़ेगी जो नूरपुर में आज हर घर बिकाऊ है लिखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप समझिए कि वो जो स्ट्रेन है वो अरब वाला स्ट्रेन, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन, भारत स्ट्रेन, लेकिन वो अरब वाला जो स्ट्रेन है वो अंडरलाइंग इसकी प्रॉब्लम है। जब जब उस स्ट्रेन को म्यूटेट किया जाता है और जब जब उस स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीनेशन किया जाता है तो इसी प्रकार से उसके साइड इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं। और वही साइड इफ़ेक्ट्स आज कोविड के समय में उत्तर प्रदेश को लेकर जो उठ रहे प्रश्न हैं वो वही साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे। जहां बात वैक्सीनेशन की आई है तो बात तो फिर हम नेहा खान की भी करेंगे, जो खुद एक पेशे से नर्स होने के बावजूद भी वैक्सीनेशन को डस्टबिन में डाल रही हैं और खाली इंजेक्शन लगा रही हैं। तो और उसके बाद भी ये कहती हैं कि सरकार यहाँ पे एक एंटी मुस्लिम है, इस तरह की बातें हो रही हैं। वो एक वैक्सीन जिहाद, हमने सुना, एक नया शब्द का आविष्कार हुआ, वैक्सीन जिहाद। ये क्या है सर? देखिए, you can take a शांति दूत आउट ऑफ जिहाद बट यू कैन नॉट टेक अ जिहाद आउट ऑफ शांति दूत। तो वो जो भी प्रोफेशन हो उनका वो 8 घंटे होता है, बाकी जो बचे हुए हमारे 16 घंटे हैं वो जिहाद होता है। और वो जिहाद इतना प्रभाव आपके ऊपर डाल देता है कि आपके प्रोफेशन वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, तो उस लैपटॉप में भी कहीं ना कहीं बॉम्ब को उड़ाने की कोई ऐसी सॉफ्टवेयर बनाने की योजना चल रही होती है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि उन्होंने कोई और प्रोफेशनल डिग्री ली है तो उनके अंदर का जिहाद कहीं ख़त्म हो जाएगा। और ये कोई एक
व्यक्ति की एक इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे समाज द्वारा सुनियोजित चलाया जाने वाला षड्यंत्र है। आप इसे देख सकते हैं, जब पहले ही वेव आई थी तो उस समय पर हमारा जो तबलीगी जमात है उन्होंने किस प्रकार थूक के द्वारा इस चीज़ को ट्रांसमिट करने का प्रयास किया था। फिर रोटी बनाते हुए लोग पकड़े गए थे जो उसमें थूक लीगी नान जिसको हम बोलते हैं आजकल, वो जो लोग खाते हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं जो आज भी उसको खाते हैं। लेकिन वहाँ से और आज तक ये निहा खान तक हम आ गए हैं और एक ही मकसद हमें दिखाई देता है, और वो मकसद अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग प्रोफेशंस में, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ से वो फैलाने की। मतलब ये सीधा सीधा एक मैसेज जा रहा है सर कि चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, आपके अंदर का जिहाद नहीं खत्म हो सकता। आप देखिए, जब निज़ामुद्दीन में जब रेमडेसिविर इंजेक्शंस पकड़े गए थे तो एम्स से संलग्न एक डॉक्टर को पकड़ा गया था, उनका नाम और मजहब क्या था आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में जब भट्टा केला में 2 बार ऑक्सीजन सिलेंडर्स पकड़े गए थे, एक बार शायद 99 सिलेंडर्स थे और दूसरी बार कुछ और ज़्यादा थे, उन लोगों का नाम देख लीजिए। मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी में जब एक रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली लगाकर असली बेचता हुआ पाया गया था, उसका आप नाम देख लीजिए। तो उन लोगों के नाम, उन लोगों के काम, उन लोगों के मज़हब को आप देख लेंगे तो वो पूरे विश्व में उनके पास एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है और उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोविड तो उसके सामने छोटी मोटी चीज़ है तो उनको ज़्यादा। लेकिन अभी हाल ही में अब यूपी चुनाव होने ही वाले हैं, तो क्या अभी ये सारी चीज़ें जो हुई हैं जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट को, पूरा इस केंद्र सरकार को बहुत बड़ा एक फेलियर दिखाया जा रहा है, तो क्या इसका प्रभाव यूपी चुनाव पे पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, और इसी के लिए तो किया जा रहा है, इतनी मेहनत जो की जा रही है। आपने अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा सुना हो तो क्योंकि चीन की सीमा भी इधर उत्तराखंड से लगती हुई और उत्तर प्रदेश और नेपाल की जो सीमा का जितना भी विवाद है उसके कारण बताया जा रहा है कि चीन बहुत इंटरेस्ट ले रहा है उत्तर प्रदेश के चुनावों में। और खाली चीन ही क्यों ले, खाली पाकिस्तान ही क्यों ले, वो सभी लोग जो भारत को इतने सालों से दूहते आए हैं, जितना बड़ा भारत को एक मार्केट मिलता है, उनको फ्री मार्केट मिलता है, वो आज भारत उनके सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। आप देखिए, इस बार जब वैक्सीनेशन ड्राइव चलती है और चेतन भगत कहते हैं कि फाइज़र मुझे चाहिए, तो आपको वो छटपटाहट साफ दिखाई देती है कि पहले हमेशा हम बाहर से वैक्सीन मंगाया करते थे, आज हम दुनिया की 70% वैक्सीन बना रहे हैं। न केवल हम अपने लिए आत्मनिर्भर बने हैं बल्कि दुनिया को हम वो वैक्सीन दे पा रहे हैं। और हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में यही हथियारों के मामले में होगा, यही सॉफ्टवेयर्स के मामले में होगा, यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में होगा। तो वो जो रेलगाड़ी उन्हें छूटती हुई दिखाई दे रही है, आप लोग तो थोड़े परेशान हैं, उनको देखिए ना, जिनको दिख रहा है कि हमारा सारा व्यापार गया, हमारा सारा रोजगार गया, हमारा सारा भारत को दुहने का और काटने का पूरा जो षड्यंत्र है वो गया, हमारा गज़वाए हिंद गया, तो उनको तकलीफ तो होगी ही ना सर। लेकिन बात ये भी उठकर आती है कि चीन का यूपी चुनाव से क्या लेना देना? जी बिल्कुल, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज़ ड्रिवन बाय मनी, सब कुछ पैसे से चलता है। इसका मैं उदाहरण आपको दूसरे एक्सिस से जोड़ना चाहूँगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अगर हम देखेंगे, आपने सुना होगा कि बहुत सारी ट्रीटीज़ पाकिस्तान के साथ उन्होंने की थी और पाकिस्तान के पास पैसे वापस देने को तो थे नहीं, तो अभी वो पीओके में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और बहुत सारे अपने वहाँ पर ऑफिसेज और संयंत्र लगा रहे हैं। आगे की बात नहीं करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की लड़कियों के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो उनका आंतरिक मामला है, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका आज अफ्रीका में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए किस प्रकार वो पोर्ट्स को अपने अंतर्गत ला रहे हैं। तो उनकी सीधी जो कंपटीशन है वो अमेरिका से है, और उससे जीतने के लिए कम से कम एशिया पैसिफिक क्षेत्र में और अफ्रीका में वो अपना एक एकाधिकार चाहते हैं। अब उसके लिए भारत उनके लिए सबसे बड़ा फ्रंटियर बन गया है, और भारत में उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे बड़ा फ्रंटियर बन गया है, क्योंकि वो 23 करोड़ की जनता को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही वो भारत के, हमेशा आप देखेंगे कि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है,
तो चाहे अटल जी हों, चाहे चंद्रशेखर हों, चाहे हमारे चचा नेहरू हों, तो सभी को उत्तर प्रदेश को साथ लेकर ही दिल्ली आना पड़ता था। तो उसी संदर्भ में वो देख रहे हैं कि 2024 की लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते हैं, उसके लिए 2022 की उत्तर प्रदेश की लड़ाई न केवल भारत के लिए बल्कि चीन और पाकिस्तान और पूरे विश्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मैं आखिरी एक यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछूंगी, इस कोविड को लेकर या इससे पहले भी जितनी भी केंद्र सरकार नई नई चीज़ें जो ला रही हैं, बट एक सेकुलरिज्म है, एक इस्लामिज्म है, जो सब एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर मोदी जी ने किया क्या? जीडीपी, इनकम, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट ये गिनवाई जाती है, तो उनके लिए क्या जवाब होगा? नहीं, जवाब तो मैं उनको नहीं देना चाहूँगा, और ये बातें सही हैं बिल्कुल कि जीडीपी भी सुधरनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होने चाहिए, करप्शन ख़त्म होना चाहिए। एक हमारे दिल्ली के सर जी हैं, वो करप्शन ख़त्म कर रहे हैं, अभी जल्दी ख़त्म हो जाएगा दिल्ली में। तो वो सभी, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, वो सभी मांगे जायज़ हैं। लेकिन परेशानी की बात ये है कि जो चीज़ें मोदी जी नहीं कर रहे हैं उससे वो परेशान हैं, जो चीज़ें मोदी जी कर रहे हैं उससे वो ज़्यादा परेशान हैं। जो मोदी जी ने 370 में किया, उसका दर्द अभी तक नहीं गया, और उसी का दर्द, उसी की दर्द की चीख थी जो सीएए में हमें सुनाई दी। उसके बाद जो श्री राम मंदिर में मोदी जी ने किया, उसकी चीख है जो हमें किसान आंदोलन में सुनाई दी, और वही चीखें हैं जो अब हमें कोविड काल में सुनाई दे रही हैं। वही चीखें हैं जो कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के लिए मांग करती हैं, और वही चीखें हैं जो कहती हैं कि आप एसएससी के एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहे हैं कोविड काल में भी। तो इसलिए वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ द इशू, वो उनको चिल्लाना है, उनका दर्द कुछ और है, वो दर्द खुलकर कह नहीं सकते, क्योंकि एक तो इस नालायक मोदी ने और बाकी जो नालायक सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, उन्होंने जाके हिंदू को बता दिया है कि जो आपको 70 साल से पिलाया जा रहा है वो केवल एक नशा है, उस नशे से बाहर आइए, और हिंदू नशे से बाहर आ रहा है। वही तकलीफ़ है, वही तकलीफ़ हमारे बॉलीवुड को है, वही तकलीफ़ हमारे आर्टिस्ट जो अवार्ड वापसी गैंग है उनको है, वही तकलीफ़ हमारे वामपंथियों को है, और वही तकलीफ़ हमारी विलुप्त होती हुई कांग्रेस को है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक मैसेज जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कि अब इस कोविड से बाहर भी निकल रहे हैं सारे, तो एक सब लोग तंत्र के बाबा क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जी, बाबा तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, और अपना ध्यान रखिए, आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाइए, योग कीजिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ना कोरोना ना कोई और उसके अलावा आप आश्वस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए, इन सभी समस्याओं का हल भी हम निकालेंगे, और ये जितने भी वायरस हैं, जितने भी इनके स्ट्रेन हैं, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोरोना वायरस हो, उन सभी का वैक्सीनेशन अब जल्दी ही किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर एक बार अपने स्टाइल में बोल दीजिए वीडियो क्यों शेयर करना चाहिए? एक बार सर। अब ये तो आपने मुझे एक्सटेम्पोर डाल दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर सभी तरह के वायरसेस का आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब इस चैनल को करें, और सुमन जी को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।